नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। राहुल गांधी का 5 दिवसीय जर्मनी दौरा शुरू हो चुका है और कांग्रेस पार्टी द्वारा उनकी विदेश यात्रा की लगातार वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। राहुल गांधी जब जर्मनी पहुंचे तो वहां पर एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत भी हुआ और अलग-अलग तरह से आयोजन जो कर रहे हैं, जो जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, उन्होंने उनका स्वागत किया। और इंडियन डायस्पोरा से वो बातचीत करने वाले राहुल गांधी, और वो केवल भाषणबाजी नहीं बल्कि वन टू वन बातचीत होगी, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी भी विदेश में है। मोदी जी भी 15 तारीख को ही विदेश पहुंचे और 15 तारीख को ही राहुल गांधी का दौरा भी प्रस्तावित हुआ और 3 दिन का मोदी जी का भी दौरा है। तो इस दौरान जो राहुल गांधी विदेश दौरा कर रहे हैं और उनके जर्मनी पहुंचने के बाद सुबह सुबह कांग्रेस ने किस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मोदी सरकार पर क्या आरोप लगाए, जिसे लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार की आलोचना भी की है। मल्लिकार्जुन खड़गे और अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या खुलासे किए और क्यों मोदी सरकार का इस्तीफा मांगा है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। उधर देश भर में मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। इसके खिलाफ गुस्सा भड़का हुआ है। संसद में भी इसको लेकर विपक्षी पार्टियां सरकार को घेर रही हैं। इस बीच जब संसद का सत्र खत्म होने में बस 2 दिन का वक्त बाकी है तो सरकार एक नया बिल लेकर आई है, जिस पर फिर से विपक्ष ने आपत्ति जताई है और कहा है कि अभी सिर्फ 2 दिन का वक्त बाकी है तो इस पर चर्चा कब करेंगे, जबकि ये बहुत गंभीर विषय है और इस पर चर्चा के लिए हमें ज्यादा समय चाहिए। जबकि वंदे मातरम पर चर्चा के लिए पूरा पूरा दिन निकाल दिया गया, एक दिन राज्यसभा, एक दिन लोकसभा, और इतने महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा करने के लिए केवल 3 से 4 घंटे का वक्त दिया जा रहा है। तो इस पर भी बवाल खड़ा हो गया है। कौन सा है वो बिल और क्यों इस पर इतना हंगामा मचा हुआ है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर, आज जब राहुल गांधी का जर्मनी दौरा है और उसको लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल खड़े कर रही है बीजेपी की। आखिरकार जब कांग्रेस सांसदों को व्हिप जारी हुआ है एक महत्वपूर्ण बिल जो है मनरेगा का, उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी के सांसदों को भी व्हिप जारी हुआ है और जो जितने भी आप देख रहे हैं कि बीजेपी के सांसद हैं उनको भी व्हिप जारी हुआ है। लेकिन जो सवाल है वो राहुल गांधी पर उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार राहुल गांधी कैसे विदेश चले गए जब व्हिप जारी हुआ, जबकि प्रधानमंत्री मोदी भी विदेश दौरे पर हैं इस समय और इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार इस तरीके की खबरें सामने आती हैं और जब से राहुल गांधी के दौरे का जो वक्त है वो सामने आया, तब से लेकर अब तक जो कांग्रेस पार्टी है वो लगातार सवाल उठा रही है। इस बीच जो ये वीडियो वायरल हुआ है और इसके साथ ही साथ सलमान खुर्शीद जो है कांग्रेस नेता, वो कह रहे हैं कि ये तो एक बहुत अच्छा मौका है भारत सरकार के लिए कि जर्मनी में न केवल प्रधानमंत्री या भारत सरकार का कोई मंत्री जा सकता है बल्कि राहुल गांधी भी जा रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी वहां पर भारत को ही तो रिप्रेजेंट करेंगे। राहुल गांधी वहां पर भारत के नेता विपक्ष के तौर पर जा रहे हैं, एलओपी के तौर पर जा रहे हैं। तो ये एक तरह से जर्मनी और भारत के संबंधों की और गहराई को और मजबूती को दिखाता है। तो फिर इससे सरकार को क्या आपत्ति हो सकती है? जय संविधान। देखिए, पहली बात तो निधि ये है कि अगर हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं इतनी मजबूत होती, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने में थी, अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में थी, कि सत्ता पक्ष और विपक्ष किसी भी विषय पे चर्चा करता, चर्चा करके उसमें एक ऐसा मध्य मार्ग ढूंढने का प्रयास करता जिसमें लॉजिक्स एक्सेप्ट होती, तब तो देखिए व्हिप का कोई मतलब होता है, चर्चा का कोई मतलब होता है, विपक्ष के नेता का और सत्ता पक्ष के नेता का रहने का कोई मतलब होता है। जब आपने पहले से ही डिसाइड कर रखा है, मान लीजिए अब या तो इसको सेलेक्ट कमेटी उसको भेजेंगे सेलेक्ट कमेटी को, या इसको बिल को पास करा देंगे। तो अगर आपको पता है कि लोकसभा और राज्यसभा के अंदर सत्ता पक्ष के पास पूरी मेजॉरिटी है, अगर लॉजिक्स पे जाएं, अगर आप चर्चा पे लॉजिक्स पे बात करें और ये कहें कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, भाई एक आपकी जानते ही हैं भारतीय जनता पार्टी की एक सांसद हैं कंगना रनौत, उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने एक नेशनल एंथम लिखा था जिसमें उन्होंने ये गाना गाया था जो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सदमति दे भगवान। अब उनसे कोई कहे कि भैया ये नेशनल एंथम नहीं है और ना ये महात्मा गांधी ने लिखा था, महात्मा गांधी ने तो कुछ पंक्तियां उसमें जोड़ी थी और ये बिल्कुल महात्मा गांधी ने उस समय हिंदू मुसलमान एकता को कायम करने के लिए कहा था। और मानी बात है वो एक वैष्णव थे, एक सनातनी थे, तो इसलिए उनका पाठ करना, लेकिन उसके अंदर भी उन्होंने मूल भावना रखी थी हिंदू मुसलमान एकता की। अब सवाल ये होता है कि लॉजिक क्या है इसके पीछे, इस कानून के पीछे लॉजिक क्या है।
इसका नाम बदलने के पीछे लॉजिक क्या है? कानून बना दीजिए आप। देखिए, अगर भगवान श्री राम के नाम पे आप कोई कानून बनाते हैं, तब तो आप ये कहिए हिंदुस्तान के अंदर किसी भी आदमी को बिना किसी लिमिट के, किसी भी आदमी को अगर वो जाता है और कहता है सरकारी कर्मचारियों से कि साहब मेरे को पैसे की आवश्यकता है, मेरे पास घर में खाने को नहीं है, मैं पूरे दिन मेहनत करूंगा, मुझे 250 रुपए दे दीजिए। और ये सरकार का कर्तव्य है अपने देश के वासियों को, अगर वो नौकरी नहीं दिला पा रही है, अगर उनको रोजगार नहीं दिला पा रही है, तो उनको 250 रुपए तो कम से कम दे, जिससे आदमी खा पी के अपने शरीर को गर्म करके इस ठंड के मौसम में अपने जीवन को बचा सके। वो तो आप नहीं कर रहे हैं। भाई देखिए, महात्मा गांधी तो हमारे जैसे जीव थे। ये दूसरी बात है, वो संत थे, हम लोग भाई उनके लेवल के संत नहीं है, लेकिन थे तो बिल्कुल, वो भगवान तो अपने को नहीं कहते। तो उनके नाम पे अगर कोई योजना बनती है और उसमें ये कहा जाता है कि 100 दिन कम से कम, जो भी मांगने वाला है उसको 100 दिन कम से कम रोजगार मिलेगा, उसको लिमिट को आपने हटा दिया। अब तो आप 5 दिन का भी रोजगार दे सकते हैं, 10 दिन का भी रोजगार दे सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, आपको पता है कि राज्य सरकारों के ऊपर भार कितना ज्यादा, इस केंद्र सरकार ने इतनी ज्यादा चालाकी की है निधि। भाई आप खुद जानती हैं, एक फाइनेंस का एक बड़ा मोटा सिद्धांत है, जो जितना फाइनेंशियली स्ट्रांग आदमी है उसको लोन उतने कम ऋण के ब्याज दर पे मिलेगा। अंबानी साहब अगर बैंक से लोन लेने जाएं और बैंक की मान लीजिए ब्याज दर जो उसको पड़ी है, जो उसकी कॉस्ट है, वो अगर 4% है, तो बैंक अंबानी साहब को 5% पे भी लोन दे देगा, क्योंकि वो जानता है डिफॉल्ट होना नहीं है, 1% का मार्जिन है, 1% का मार्जिन बहुत है। लेकिन अगर अखिल स्वामी या निधि तिवारी लोन लेने जाएंगे, हमको 9% मिलेगा। केंद्र सरकार अगर कोई लोन लेगी विश्व बाजार से, तो वो कम इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा, राज्य सरकारें लेंगी तो ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा। आपके देश में आज के तारीख में आधे से ज्यादा राज्य ऐसे हैं जिनकी जितनी जीडीपी है उससे ज्यादा लोन हो गया है। इसका माने राज्य सरकार लोन मांग नहीं सकते, अगर लोन मांगेंगे तो हायर इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा। केंद्र सरकार ने बड़ी चालाकी से हाथ झाड़ दिए, उन्होंने कहा साहब लोन हम नहीं उठाएंगे, आप उठाइए। आप भाई राज्य सरकार उठाएंगे तो हायर इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा, उन्हें लोन कौन देगा, और देगा तो हायर इंटरेस्ट रेट पे देगा, फिर वो लोन का रिपेमेंट उनको करना है। तो केंद्र सरकार ने चालाकी क्या की, पेट्रोल डीजल पे उन्होंने सेस लगा दिया, सेस। अब सेस लगा दिया तो सेस का हिस्सा तो राज्य सरकार को देना नहीं होता, वो सारा का सारा पैसा केंद्र सरकार के, तो केंद्र सरकार ने चालाकी करके सारा पैसा अपने पास रोक लिया कि बेटा जिस जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां तो हम पैसा रिलीज करेंगे, जहां अपोजिशन की सरकार है वहां पैसा रिलीज नहीं करेंगे। इसीलिए ममता बनर्जी भी रोती रहती हैं, स्टालिन भी रोते रहते हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री भी रोते रहते हैं, हमको पैसा नहीं मिल रहा है। फिर आपने नया नियम बना दिया, पहले क्या था 90% सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती थी, 10% राज्य सरकार देती। अब आपने कहा 60% केंद्र सरकार देगी, 40% राज्य सरकार देगी, और राज्य सरकार का पैसा है नहीं। इसका माने आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये मैसेज दे दिया कि हम इस योजना को बंद करना चाहते हैं, और हम गरीब लोगों को रोजगार, जो 5 किलो अनाज दे रहे हैं वही बहुत है भैया, 5 किलो अनाज लो और इसके अलावा हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेंगे, रोजगार नहीं देंगे। तो ये अगर भगवान श्री राम के नाम पे हो रहा है तो मेरी तो सनातनी भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। महात्मा गांधी के नाम पे अगर 100 रुपए का रोजगार मिलेगा, 100 दिन का रोजगार मिलेगा, तो भगवान श्री राम के नाम पे तो 365 दिन का रोजगार मिलना चाहिए था। 100 दिन का रोजगार की आपने निश्चितता भी खत्म कर दी, और ऐसी परिस्थिति बना दी कि स्टेट गवर्नमेंट का पैसा हो नहीं, स्कीम चलेगी नहीं, गरीबों को रोजगार मिलेगा नहीं। तो इसलिए, लेकिन अगर आपको चर्चा करनी नहीं, आपको सांसदों को एक्सपेल कर देना है, जरा सा भी वो नारेबाजी करेंगे, और उसके बाद आपको बिल पास करा देना है, तो कौन अंदर रहता है कौन नहीं रहता, विपक्ष में कौन रहता है, मतलब कुछ है नहीं, ध्वनि मत से बिल पास हो जाएगा। जैसे किसान बिल आपने पास करा लिया था, वैसे ये पास करा लेंगे। तो जब आपकी तानाशाही प्रवृत्ति को हम जानते हैं आप पास करा ही लेंगे, तो मैं जर्मनी जाऊं या अमेरिका जाऊं या युगांडा जाऊं या इथोपिया जाऊं, उससे क्या अंतर पड़ता है। बिल्कुल सर, लेकिन राहुल गांधी के जर्मनी जाने से फायदा क्या हो सकता है भारत को और सरकार को, ये बताया है सलमान खुर्शीद ने, उनका छोटा सा वीडियो है वो मैं सुनवाती हूँ। Across the globe. Now, if you are Prime Minister of a country like India, inevitably you have a reach across the globe. But somebody who has not been Prime Minister yet is leader of opposition, having that kind of outreach and demand
itself is a very significant thing, and I think India should be using it to its own advantage rather than running down any such decision that's taken after great thought and consideration. Now, what is important at any given time is that Parliament is important, but it's equally important for Mr. Gandhi as indeed it is for the Prime Minister. But then there are international events that cannot be changed because of Indian Parliament, etc., beyond a certain point. So when a decision is finally taken after much thought that this is an important event and it should be an event that should not be missed, I think for somebody to then raise queries about it and questions about it is completely uncharitable, unkind, and I believe unreasonable. But be that as it may, we are looking at the positives of this visit to Germany. Mr. Gandhi is visiting Germany on the invitation of the Progressive Alliance, an important alliance of 117 progressive parties of the world, of which 30 are in power. He has been invited to the presidium of the Progressive Alliance, and I believe that his contribution there, as indeed it was at the Bharat Summit where the Progressive Alliance was delighted to meet with him, I think his contribution will be enormous. We are in an uncertain world. A new world order is emerging. We are not entirely comfortable with some of the directions of the new world order. And obviously there are many imponderables that need to be dealt with. Our relationship with Europe, Europe's relationship with the rest of the world, Europe's relationship within Ukraine, Russia, all these things matter enormously. And of course, our relationship with Europe means not only relationship between political parties, but it also means about relationship with the cutting edge industry in Europe, etc. And there, of course, Rahulji will have a chance to meet with many of the heads of industry. And what he will bring back for India is something that India cannot overlook. India needs as much participation of investment from the world, including from Europe, as possible. And I think that that will be a major contribution that Mr. Gandhi will make. तो सर, सलमान खुर्शीद जो है वो फायदे गिना रहे हैं कि राहुल गांधी अगर जर्मनी जाते हैं तो उससे सरकार को फायदा ही होगा, भारत को फायदा होगा। और जिस तरीके से सारे दौरे पहले से ही प्रस्तावित होते हैं, ऐसा नहीं कि वो संसद सत्र के बीच में ही होते हैं। तो जब राहुल गांधी जा रहे हैं और पीएम मोदी भी जा रहे हैं साथ में विदेश दौरे पर, तो इस पर सवाल नहीं खड़े होने चाहिए। दूसरा सर, वो ये जो बता रहे हैं सलमान खुर्शीद कि इससे फायदा हो सकता है सरकार को और भारत को, पर मुझे नहीं लगता कि जिस प्रकार से पीएम मोदी भी, चाहे वो संसद सत्र के बीच में जाए किसी विदेश दौरे पर या फिर बाद में जाए, किसी प्रकार का कोई फायदा जो होता है वो तो नजर नहीं आता है। कभी वो नहीं बताते कि क्या उनकी डील हुई है, कभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करके बताते हैं कि आखिर क्या बातचीत करके वो विदेश से आए हैं। तो अगर राहुल गांधी को ये बताया जा रहा है कि वो केवल घूमने विदेश जाते हैं, तो पीएम मोदी के लिए भी तो यही कहा जा सकता है कि वो भी तो केवल घूम के ही चले आते हैं, किसी प्रकार की कोई डील तो सामने नहीं आती है। भाई निधि, एक चीज ये बताओ, जब भी तुम अपने चैनल में ये डिसाइड करती हो पैनल को इकट्ठा किया जाए, मान लो तुम्हें 4 आदमी इकट्ठे करने हैं, वो आदमी इकट्ठा करते हैं तो तुम सोचती क्या हो? मान लो कोई सब्जेक्ट जो है फाइनेंस का सब्जेक्ट हो, तो मानी बात है कि ऐसे लोग ढूंढोगे जिनको फाइनेंस की नॉलेज है। अगर तुम्हें राजनीतिक मुद्दा ढूंढना है तो राजनीतिक, तो इसका माने तुम कंपैटिबिलिटी देखती हो कि जो पैनल के अंदर जो सब्जेक्ट है उसमें बोलने वाला कौन है, इसलिए तो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट की बात की जाती है। अब जर्मनी के अंदर एक मीटिंग होनी है, एक गेट टुगेदर होना है, उसमें 170 से ऊपर देशों के सेलेक्टेड लोगों को बुलाया गया है। अच्छा, जो 170 से ऊपर सेलेक्टेड लोगों को बुलाया गया है, उसमें संबित पात्रा को क्यों नहीं बुलाया गया? उसमें कंगना रनौत को क्यों नहीं बुलाया गया? उसमें गिरिराज सिंह को क्यों नहीं बुलाया गया? उसमें निशिकांत दुबे को क्यों नहीं बुलाया गया? उसने राहुल गांधी को क्यों बुलाया? प्रश्न ऐसे पूछो ना, उन्हें क्यों? एक तो होता है मैं गया, भाई शादी में चले गए, कार्ड नहीं था लेकिन शादी में चले गए, या मान लीजिए विदेश से लौट रहे थे, पाकिस्तान बिरयानी खाने चले गए। एक तो होता है अनइनवाइटेड, और एक होता है कि आपसे कहा गया, मान लीजिए आपके पास फोन आया या लेटर आया कि सर बिकॉज दिस इज ए एरिया वेयर वी फील दैट यू विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट
दैट इज वाई वी आर इन्वाइटिंग यू। अगर किसी ओकेजन पे या किसी फंक्शन पे मुझे ये लगता है और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको ये लगता है कि मेरा जो नॉलेज है उसमें एडिशन करेगा, तो वो बुलाएंगे और मेरे को जाना चाहिए। लेकिन अगर मुझे लगता है, मुझे मान लीजिए मेडिकल डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस में बुला लिया जाए, और वही हाल हो जाएगा जो आपने देखा था, वो एक दूसरे रिप्रेजेंटेटिव को खड़ा कर दिया और वो जो है बेहोश हो गया, फिर उसको उठा के ले जाना पड़ा। क्योंकि भाई सब्जेक्ट पे बोलना, फिर आप इथोपिया जाएं या जर्मनी जाएं या कहीं जाएं, अगर वहां जाके 1-to-1 इंटरेक्शन करते हैं, भाई देखिए मैं भी होता है कई बार जब कार्यक्रमों में जाता हूं, मैं वहां पे वहां के लोगों की प्रबुद्धता देख के, बौद्धिक स्तर को देख के मुझे आश्चर्य होता है कि यार दे आर टू इंटेलिजेंट। और कहीं जाके मुझे लगता है यार इतने मूर्ख लोग हैं ये। तो अगर राहुल गांधी को बुलाया गया है और राहुल गांधी 1-to-1 इंटरेक्शन कर रहे हैं, क्या विदेश यात्रा जितनी भी राहुल गांधी ने की है, कहीं से ये रिपोर्ट किसी विदेशी कॉरेस्पॉन्डेंट ने कही कि साहब इंटेलेक्ट नहीं है इसका ज्यादा, ही कैनॉट स्पीक ऑन डिफरेंट इश्यूज। इकोनॉमिक्स पे बात कर सकते हैं, ह्यूमैनिटीज पे बात कर सकते हैं, इकोलॉजी पे बात कर सकते हैं, एनवायरनमेंट पे बात कर सकते हैं। तो अपने यहां गोदी मीडिया कुछ भी फैलाता रहे उनके बारे में, लेकिन विदेश में हमेशा ये कहा गया कि वो एक ऐसा आदमी है जो कि ऑकवर्ड क्वेश्चंस को भी फेस करता है, उसका जवाब देता है और एंगेज करता है किससे? इंटेलेक्चुअल, हायर लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल से। भाई निधि आप खुद चली जाइए, मैं कह रहा हूं किसी हाईली इंटेलेक्चुअल आदमी के पास आप चली जाइए, 5 मिनट आपको पता चल जाएगा यार ये मेरे स्तर से बहुत ऊंचा है, आई विल नॉट बी एबल टू कॉम्पीट विद हिम, और वहां सुनना ही बेहतर है। और कहीं कहीं आपको लगेगा यार इससे बात करना बेकार है, इसको समझ में बिना टेलीप्रॉम्प्टर के तो बात ही नहीं करता और क्वेश्चन के जवाब ही नहीं देता, केवल पढ़े हुए जवाब देता है, आम कैसे काटते हैं, काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं, तो ये जवाब ही नहीं देता। तो हमारे देश की प्रतिष्ठा कैसे बढ़ती है? भाई बराक ओबामा ने आके देश के अंदर क्यों कहा, जब वो 6ठी-7वीं क्लास के बच्चों के बाद स्कूल में गए, सरकारी स्कूल में, उन्होंने कहा भाई हिंदुस्तान के बच्चे तो बड़े इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि उन्होंने देखा यार यहाँ के बच्चों को तो पहाड़े ऐसे याद है, रूप धातु ऐसे याद है, दनादन सुना देते हैं। और विदेश के अंदर आप चले जाइए, उनसे कहिए 1716 वो 1716 निकालने में उनको 5 मिनट लग जाएगा, कंप्यूटर से निकालेंगे। हमारे बच्चे से कहिएगा 1 मिनट में वो रूप धातु सुना देगा और 1 मिनट में पहाड़े सुना देगा। ये है, क्योंकि भाई अब ये क्या मैसेज लेके राहुल गांधी जा रहे हैं विदेश? एक तो पहला नोटेबल चीज ये है कि उनको बुलाया गया, he was thought to be competent to participate in that। 170 से बड़े देशों के इंटेलेक्चुअल के साथ वो बैठेंगे और वहां हमारे देश की प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे। लेकिन अब वहां भी अगर राहुल गांधी टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ना शुरू कर दें और कोई पूछे व्हेन डिड यू अराइव और कहे यस्टरडे आया, तो यस्टरडे उसको समझ में आएगा, आया तो उसको नहीं समझ में आएगा। तो व्हाटएवर यू से इन ए गैदरिंग ऑफ दिस, वहां पे आपके देश की प्रतिष्ठा को आप साथ लेके जाते हैं। और मानी बात है, मेरे साथ भी कभी ऐसी स्थिति आए, मुझे लगे कि भैया मेरी की देश की प्रतिष्ठा खुल जाएगी, गिर जाएगी, अगर मैं मुंह खोलूंगा तो मुंह बंदी रखूंगा। जैसे कहते हैं ना कि जहां बहुत बुद्धिमानों की सभा हो वहां पे चुप नहीं रहना चाहिए, और जहां मूर्खों की सभा है वहां बोलना नहीं चाहिए। तो इसलिए जहां बुद्धिमान लोग हों और आपको सीखने को मिले, वहां पे इंटरेक्शन होना चाहिए। तो वहां जो बुलाए जा रहे हैं वो लोग इंटेलेक्चुअल्स हैं, दे आर नॉट पॉलिटिशियंस, दे आर इंटेलेक्चुअल्स वांट टू डिस्कस डिफरेंट इश्यूज, एंड राहुल गांधी हैज बीन थॉट टू बी कॉम्पिटेंट टू पार्टिसिपेट इन दैट। एंड देन अगर वो लोग कहते हैं नहीं राहुल गांधी जो है हमारी एक्सपेक्टेशन से नीचे रहा, लेकिन उनकी बात सुनेंगे हम, गोदी मीडिया की बात नहीं सुनेंगे। बिल्कुल सर, इस पर तो काफी ज्यादा डिस्कशन हो चुका है हर तरह से कि आखिरकार राहुल गांधी विदेश में जाते हैं तो उसका क्या जो विकल्प है वो निकल करके आता है, क्या उसका एडवांटेज निकल कर आता है। दूसरी तरफ जो नेशनल हेराल्ड मामला है उसमें जिस तरीके से दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला आया उसे लेकर राजनीति गर्म है और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इसी तरीके से तमाम मामलों में विपक्षी नेताओं को ऐसे ही फंसाया जाता है। अभिषेक मनु सिंघवी क्या कह रहे हैं और कैसे खड़गे क्यों मोदी शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं, छोटा सा वीडियो है वो दिखाते हैं। द्वेष प्रेरित लापरवाही से भरी बिना अधिकार क्षेत्र के कार्रवाई करने की कहानी।
यद्यपि मैं संक्षिप्त में कहूंगा, लेकिन ये बहुत रोचक कहानी है। शोर बहुत था, जोर नहीं था, आरोप था, आधार एकदम नहीं था, कभी नहीं था। इस केस में सत्ता के दबाव पर संविधान का अंतिम प्रभाव पड़ा है कल के निर्णय में। जहां इल्जाम हवा में थे, कानून जो है जमीन पर था। और मैं आपको प्रमाणित करूंगा कैसे द्वेष से भरा है। याद रहे 2021 में ईडी ने 2021 और 2025 के बीच में राहुल गांधी जी को लगभग 50 घंटे बुला के तहकीकात की, इंटरोगेट किया। 50 घंटे कितने होते हैं? शायद 55 थे या 52 थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। खड़गे साहब को 5-6 घंटे, सोनिया जी को 7-8 घंटे, अलग अलग तिथियों पे। दूसरा, हर तिथि पे कोर्ट में तारीख हो, कुछ फाइल करना हो, तो एक बड़े अच्छे तरीके से व्यापक रूप से लीक होता था अखबारों में। यार इतने बड़े स्कैम में आज हम ये फाइल कर रहे हैं, हर तिथि पे सुर्खियों में होने के लिए, शोरगुल के लिए। तीसरा, इस दौरान मैं 21 से 25 की बात कर रहा हूं, अटैचमेंट्स हुए, फ्रीजिंग हुए, कहीं किराया आ रहा है तो किराए को बंद कर दो। अब ये रोचक कहानी क्यों है कि ये शुरू हुई थी 2014 में, सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने शुरू की थी। एक प्राइवेट कंप्लेंट की और उसमें समनिंग ऑर्डर हुआ। मैं मोटी मोटी बात कर रहा हूं, तकनीकी बात नहीं करूंगा। 2014 में ही सुब्रमण्यम स्वामी जी ने हजारों सैकड़ों बार लिख दिया सीबीआई को और ईडी को कि मैंने ये कार्रवाई कर दी है, ये आरोप है, ये गलती है, ये है फलाना ढीकर। अब रोचक बात सुनिए, 2014 से 21 कितने साल होते हैं? 7 वर्ष तक सीबीआई और ईडी ने लिखित रूप से अपनी फाइल्स में लिखा कि इसमें कोई प्रेडिकेट ऑफेंस नहीं बनता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं। अगर आपको शक शुभाव, हम हवा में बात नहीं करते हैं, मैं तथ्यों के आधार पर बात करता हूं। अगर शक शुभाव जो मैं बोल रहा हूं तो पैरा 218 से 233 पढ़ लीजिए इस निर्णय की। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। 2014 से 21 तक फाइल पे, क्योंकि ओपिनियन ली गई, सलाह ली गई, प्रेडिकेट ऑफेंस एफआईआर की एजेंसी होती है सीबीआई, मनी लॉन्ड्रिंग की एजेंसी होती है ईडी। दोनों का संयुक्त सहमति थी, जॉइंट कंसेंसस ये शब्द इस्तेमाल किया है जज ने 232 पैरा नंबर पे। संयुक्त सहमति कि इसमें कोई प्रेडिकेट ऑफेंस का एफआईआर बनता ही नहीं है। नहीं तो आप समझिए कि 7 साल तक कोई एफआईआर लॉन्च नहीं करता गया। क्यों नहीं की लॉन्च? उसके बाद अचानक 30 जून 2021 को एफआईआर लॉन्च होती है। ये ऑफेंस हुआ है 2014 से सुब्रमण्यम स्वामी के अनुसार, और 2021 जून में जब ये होती है उसके एकदम पहले एक सलाह ली जाती है और अचानक जो 7 साल से संयुक्त सहमति थी कि नहीं होनी चाहिए वो एफआईआर होती है। अगर ये राजनीतिक द्वेष नहीं तो क्या है? यानी कहा गया सलाह कुछ भी हो, ओपिनियन कुछ भी हो, संयुक्त कंसेंसस कुछ भी हो, आपको एफआईआर फाइल करनी है तो कर दी। वो एफआईआर की कल कॉग्निजेंस, वो सॉरी ईसीआर कर दी, एफआईआर ने ईसीआर कर दी जून में ईडी ने। उसकी कॉग्निजेंस लेने से मना किया है कल जज ने, कल वाले निर्णय में। ये एजेंसी से दुरुपयोग का सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष प्रमाण है। किसकी जवाबदेही है इसके लिए, किसकी कुर्सी है, किसके विरुद्ध एक्शन लिया गया है। मैं ये कहना चाहता हूं, मोदी जी और शाह रिसिग्नेशन देना चाहिए। वो क्योंकि उनके मुंह पे एक थप्पड़ मारे जैसा हुआ है, और आज वो ये समझ के राजीनामा देना चाहिए। ऐसे जनता को सताने का काम
वो नहीं करना चाहिए। भविष्य में उनको ये मालूम होगा कि ऐसे चीजें हम अगर करेंगे लोग चुप नहीं बैठेंगे और ये उनकी बेइज्जती होगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो सर खड़गे का यहाँ पर कहना है कि कोर्ट ने एक तरीके से मोदी शाह के मुंह पर तमाचा मारा है और उनको इससे इस्तीफा देना चाहिए मोदी शाह को, जो उन्होंने इतना ज्यादा परेशान किया है। और अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि किस तरीके से राहुल गांधी और सोनिया गांधी को परेशान किया गया, बंद कमरे में उनसे पूछताछ हुई, घंटों घंटों उनको परेशान किया गया, बुलाया गया बार बार, और उसके बाद में ये जो पूरा मामला खारिज हुआ है। अब इसको लेकर के बीजेपी जो है वो किसी प्रकार से मुंह खोलने लायक बची नहीं है। क्या वो इस बात के लिए माफी मांगेगी कांग्रेस पार्टी से? क्या वो माफी मांगेगी सोनिया गांधी और राहुल गांधी से कि उनको इतना ज्यादा परेशान किया गया? नहीं, देखो निधि, बेशर्म लोग माफी नहीं मांगते। देखो, ये तो केस उसी प्रकार का था जैसे कहा अभिषेक मनु सिंघवी ने। भाई मान लीजिए कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटी हो गई। फाइनेंशियल इरेगुलरिटी एक सिविल केस होता है, ये क्रिमिनल केस नहीं होता। अच्छा, उसमें इकोनॉमिक ऑफेंस विंग करती, सीबीआई करती, बेल मिल जाती। बेल कहां नहीं मिलती? ईडी के केस में नहीं मिलती, और ईडी का केस बनाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग दिखाना पड़ता है। अच्छा, जब खुद सीबीआई ने और ईडी ने कह दिया, 5 साल तक मेंटेन किया, इसमें केस नहीं बनता और इसमें कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है, इसका बने दबाव में सारा काम हुआ है। भाई देखो, ये तो केस उसी प्रकार का है निधि। मान लो एग्जाम्पल ले रहा हूं, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें 5 लाख का लोन दिया और एक अंडरस्टैंडिंग हुई कि मैं तुम्हें 5 लाख का निधि लोन दे रहा हूं, लेकिन भाई देखो, मैं इतना पैसा मेरे पास नहीं है, मैं ऐसे ही तुम्हें दान नहीं दूंगा। 5 लाख का लोन दे रहा हूं, इसका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल तुम्हें मुझे वापस करना पड़ेगा, जिससे मेरे घर के खर्चे चले। मैं एक ऐसे ही एक केस प्रेजेंट कर रहा हूं। तुमने कहा ठीक है, पिताजी ने कहा ठीक है। पिताजी ने सोचा भाई निधि इतना पैसा कमा रही है, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दे पाएगी, बेटी को परेशानी नहीं होगी, कोई समस्या नहीं। अब पिता ने ये देखा कि नहीं, बेटी को लोन देने में वापस परेशानी हो रही है, इंटरेस्ट नहीं दे पा रही, प्रिंसिपल नहीं दे पा रही। तो पिता ने ये खुश होकर कहा कि बेटा ऐसा है, अब ये लोन को मैं माफ करता हूं, इसको इक्विटी में कन्वर्ट कर दो, अब तुम्हें कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, अब तुमसे कोई पैसा नहीं लूंगा। ये उसी प्रकार का केस है, इसको कहते हैं कॉर्पोरेट बेल आउट, और ये बहुत जगह हुआ है। ये बैंकिंग, अगर किसी भी तुम्हारे रिश्तेदार या जान पहचान वाले बैंकिंग में हो, होता क्या है कि एक कंपनी सिक हो गई। अच्छा, कंपनी की मान लीजिए 1 लाख रुपए महीने की आमदनी हो रही है और लोन का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल उसको देना पड़ रहा है 1.5 लाख। मानी बात है, 1.5 लाख का इंटरेस्ट प्रिंसिपल नहीं दे पाएगा जब 1 लाख की आमदनी हो रही है। वो बैंक के पास जाता है, कहता है साहब मेरा प्रोडक्ट अच्छा बिक रहा है, मेरी कंपनी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन अगर आप लोन को इक्विटी में कन्वर्ट कर दें, आप भी भागीदार बन जाएं, तो मेरी इनकम जो होगी हम बिल बांट खाएंगे और 2 साल के बाद पब्लिक इश्यू लेके आएंगे, शेयर का प्राइस 1000 हो जाएगा, मुझे भी फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा। तो आपके फायदे के लिए है कि लोन को इक्विटी में कन्वर्ट कर दे। वही राहुल गांधी ने किया। अच्छा, जिस सेक्शन के तहत किया उसमें उन्हें 1 रुपए का लाभ नहीं होना, तो लायबिलिटी ली ना उन्होंने, एसेट कहां लिया। अच्छा, ये बात ईडी को भी पता है, सीबीआई को भी पता है। अच्छा, ये अधिकारियों जिन्होंने भी अब एफआईआर लिखाई, अब खुद सोचो तुम 10 साल के बाद एफआईआर लिखाओगी, 10 साल पुरानी घटना के बारे में। अच्छा, अब ईओडब्ल्यू एफआईआर लिखा रही है, तो भाई एफआईआर अगर सीबीआई लिखाती है, ईओडब्ल्यू ठीक है, सिविल केस है, सिविल केस चलाते रहो भाई, किसी पे भी सिविल केस चला सकती हो, 20 साल चलेगा, 25 साल चलेगा, लेकिन उसको क्योंकि क्रिमिनल एक्ट बनाना था, मनी लॉन्ड्रिंग दिखाना था। अरे मनी का लेन देन ही नहीं हुआ भाई, कागजी कार्रवाई हुई, एक कागजी लोन कागजी इक्विटी में चला गया और ये कहा गया कि भैया लोगों की तनख्वाह दे दो, लोगों को रिटायरमेंट बेनिफिट दे दो, बिजली के बिल पे कर दो, गवर्नमेंट के टैक्सेस दे दो, हम कुछ नहीं लेंगे, हमने 90 करोड़ का लोन 90 करोड़ की इक्विटी में दे दिया और भैया तुम अपनी कंपनी को चलाओ यार, फिर जरूरत होगी फिर दे देंगे पैसा, लेंगे कुछ नहीं, देंगे केवल। इसमें भ्रष्टाचार कहां से हो गया? तो इसलिए माफी तो नहीं मांगेंगे यार, माफी मांगने लगे तो सुबह से शाम तक केवल निधि तिवारी उनसे माफी ही मंगवाती रहेंगी, माफी ना वो मांगेंगे। तो अब ये मैं क्या कहूं, लेकिन बड़े ऐसे लोग हैं, बड़े ढीठ लोग हैं, ये माफी नहीं मांगेंगे।
की बात तो आपने ठीक कही कि माफी की उम्मीद करना इनसे बेकार है। दूसरी तरफ आप देखिए कि ये जो सारी चीजें चल रही है इस समय मनरेगा को लेकर के इतना ज्यादा हंगामा देखने को मिल रहा है, संसद से लेकर सड़क तक, और तमाम विपक्षी नेता इस पर अपने बयान दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ एक तो मनरेगा खत्म करने के बाद ये जो नया बिल सरकार ला चुकी है, कृषि मंत्री इसको पेश कर चुके हैं। दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल आज संसद में पेश किया जा चुका है और वो है शांति बिल 2025। इसका मकसद है कि जो नागरिक परमाणु क्षेत्र है उसको निजी कंपनियों की भागीदारी के लिए खोल दिया जाएगा। अब तक ये पूरी तरीके से सरकार के नियंत्रण में है। तो विपक्ष ये कह रहा है कि आप इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं कि जो आपका नागरिक परमाणु क्षेत्र है आप उसको प्राइवेटाइज कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल रहे हैं, तो कम से कम इस पर बहस तो करवाइए। आप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? जिसके बाद संसदीय कार्य मंत्री ये कहने लगे कि हमारे पास वक्त की कमी है और 19 तारीख तक ही ये सत्र है, पर हम आधी रात तक बहस करने के लिए तैयार हैं। तो इस तरीके के बिल में आखिरकार इतनी जल्दबाजी इस सरकार को क्यों है? तब जबकि ये बिल संसद के सत्र के बिल्कुल शुरुआत में ही लाया जा सकता था, पर शुरुआत में तो वंदे मातरम पर बहस हो गई, पूरा 1.5 दिन बहस हुई और इतनी इंपॉर्टेंट बिल्स पर सरकार चाहती है कि केवल 3 से 4 घंटा बहस हो। ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, कितने घंटे बहस हो इसका इशू ही नहीं है। आप हिंदुस्तान के एक भी ऐसा आदमी जो पागल ना हो उससे पूछा जाए क्या परमाणु क्षेत्र को प्राइवेटाइज किया जाए, कोई भी नहीं मानेगा। हु विल एग्री फॉर दैट? भाई देखिए, सरकारी संस्थाओं में जवाबदेही होती है, कल लोगों की नौकरी जाती है, लोग जेल जाते हैं। अब अडानी जी को दे देंगे अब परमाणु क्षेत्र, अब अडानी जी को दे देंगे, फिर सारा का सारा अभी तो आपने बंदरगाह दिए हैं, एयरपोर्ट दिए हैं, रेलवे दिया है, कोल दिया है, स्टील दिया है, तेल दिया है, पता नहीं क्या क्या दे दिया। हवाई जहाज में उड़ो तो अडानी जी, जमीन पे चलो तो अडानी जी, ट्रेन में चलो तो अडानी जी, अब आप परमाणु क्षेत्र भी उनको दे दीजिए। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है। ये तो इश्यू ऐसा है जिसको देना ही नहीं चाहिए। कल आप कह देंगे कि साहब पुलिस और आर्मी भी जो है वो अडानी जी को दे दी हमने, और 2 घंटे डिस्कशन कर। अबे डिस्कशन किस बात का करें भाई? अगर हमारे देश की पुलिस, कम से कम पुलिस के जो अधिकारी आईपीएस आईएएस अधिकारी हैं, ये अपनी एकेडमी में जाके ये ट्रेनिंग तो पाते हैं कि इनका कर्तव्य संविधान के प्रति है, किसी व्यक्ति के प्रति नहीं है। आप कर दीजिए, पुलिस को भी प्राइवेटाइज कर दीजिए, आप आर्मी को भी प्राइवेटाइज कर दीजिए, हर चीज अडानी जी को दे दीजिए। तो अडानी जी को देशी लीज पे दे दीजिए। मोदी जी अपना इथोपिया घूमे, युगांडा घूमे, कहाँ कहाँ घूमना है वहां घूमे, और फिर गोदी मीडिया चलाए कि साहब वहां के राजा ने कार में खुद चला के ले गए। अबे कार में चला के ले गए, उसके पहले तुमने कितने पैसे उनको दिए और तुम किस लिए गए थे और क्या करके आए, ये तो बताओ। बिल्कुल सर, ये कभी नहीं बताएँगे, ये सिर्फ़ छुपाएँगे और वहाँ क्यों गए थे, इसके बारे में कोई जानकारी कभी देशवासियों को मिलेगी नहीं। देशवासी खाली इंतज़ार करते रह जाएँगे कि मोदी जी विदेश गए और वहाँ से क्या लेकर आए हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका आज की चर्चा के लिए। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा, कैसी लगी आपको? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और जॉइन भी करें। नमस्कार।